हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर, राजनीति विज्ञान गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की वीडियो होने वाली है सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र क्लास 10th का लेसन नंबर 6 राजनीतिक दल। तो आज की इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। और जैसा कि बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और आप सभी दिल थाम कर बैठिए और अच्छी तरीके से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है राजनीतिक दल। तो आखिरकार राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपने कई लोगों को देखा होगा जो झुंड में आपकी गलियों में आए होंगे और वोट मांग रहे होंगे। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करती है, उसी को हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो आपने देखा होगा अनेकों पार्टी, यानी कि हमारा भारत जो बहुदलीय पार्टी है, जहां पर अनेकों दल यहां पर जो है निकल कर आते हैं। और जैसे भी चुनाव हुए तो उस समय क्या हुआ, राजनेता आपके घर आए होंगे और आपके चरणों में गिर गए होंगे, क्योंकि जो चुनाव है 2 चरणों में होते हैं, पहले वो आपके चरणों में, फिर आप उनके चरणों में। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक दल के सभी नेता क्या कहते हैं कि राजनीति मनुष्य के खून में है, क्योंकि अरस्तु ने यही बोला है, राजनीति मनुष्य के खून में है। इससे क्या तात्पर्य है? आम जनता के लिए राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, परंतु राजनेता राजनीति को सुनते ही बोलते हैं जी, जनता की सेवा राजनीति है, जनता की सेवा राजनीति है। ये राजनीतिक दल वाले जितने भी जो नेता हैं वो लोग यही बोलते हैं। तो राजनीतिक दल आपको पता चला कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए, पप्पा जी बनना चाहते हैं ना, सरकार चलाना चाहते हैं अपनी, तो ये जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य के लिए वो क्या करते हैं, एक राजनीतिक दल बनाते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कि भैया राजनीतिक दल चलो बना तो लेंगे, पर उससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं कि राजनीतिक पार्टी लोगों को इस बात का भरोसा दिलाती है कि उनकी नीतियां अन्य पार्टियों से बेहतर है। भैया कोई भी पार्टी वाला नेता आएगा और वो क्या कहेगा, भैया हमको ही वोट देना, इस बार सबकी जय जयकार, और ऐसी अनेकों वादे कर कर आपसे वोट मांगने की बात की जाती है और वो चुनाव जीतने की कोशिश करती है ताकि अपनी नीतियों को लागू कर सके। परंतु ऐसा नहीं होता। करीब हजारों साल पहले कभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब तो हम थे ही नहीं, और जब से हम आए हैं, जब से हमने होश संभाला है, तो देखा कि राजनीतिक पार्टी के जितने भी नेता होते हैं वो सब जो है सिर्फ झूठे वादे करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि राजनीतिक दल के घटक क्या हैं। आखिरकार राजनीति जो पार्टी है इसके घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले राजनीतिक पार्टी में एक नेताजी होंगे, ठीक है, एक नेताजी होंगे जिन्हें हम चूरन बोलते हैं, जो कि हम लोगों का पागल बनाते हैं। उसके बाद में सक्रिय सदस्य होंगे। सक्रिय सदस्य का मतलब यानी कि जो एक्टिव मेंबर्स होंगे उसके अंदर, जो उसके अंदर कार्य कर रहे होंगे। उसके बाद में इसके समर्थक होंगे, सपोर्टर्स होंगे, फॉलोवर्स होंगे, जो लोग इनके साथ तो नहीं जाएंगे पर इनका सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजनीतिक दल का कार्य क्या है। राजनीतिक दल का कार्य क्या है, राजनीतिक दल जो बनता है आपका, इनके कार्य क्या है, वर्क क्या है इनके पॉलिटिकल पार्टीज के? तो सबसे पहला क्या है कि इलेक्शन फाइट करना, ठीक है ना, इलेक्शन फाइट करना, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए ये लोग अपना दल बनाते हैं। नीतियों और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखना। मतदाता कौन है? मतदाता यानी कि वोटर, ठीक है, जो भी वोट डालने वाला है वो मतदाता कहलाएगा। कानून निर्माण, यानी कि इसमें क्या करेंगे, ये कानून का निर्माण करेंगे। सरकार बनाना और सरकार चलाना भी इनके अंडर ही आएगा। यानी कि राजनीतिक दल का कार्य क्या है कि एक बार ये विजयी हो जाए तो ये सरकार चलाएंगे और उसके बाद में सरकार बनाएंगे, फिर उसके बाद में सरकार चलाएंगे। और विरोधी पक्ष की भूमिका भी निभाना। अगर कोई एक पार्टी जो है वो हार गई, दूसरी पार्टी क्या करेगी, वो उसके विरोध में खड़ी होकर वो इसकी सारी नीतियों को गलत ठहराएगी, जिससे क्या होगा, जनता का भला होगा। कि अगर कोई पार्टी अगर कोई भी नीति लागू करती है और वो अगर पक्ष में नहीं है तो विपक्षी दल जो है उसको सामने लेकर आती है कि भाई ये चीज बिल्कुल गलत है। मुद्दों को उठाना, आंदोलन की शुरुआत करना। आपने देखा होगा जब भी गरीबी और जब भी महंगाई बढ़ती है तो लोग जो है सड़क पर आ जाते हैं और हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं। तो मुद्दों को उठाना और आंदोलन की शुरुआत भी राजनीतिक दलों से ही होती है। कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, और ऐसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, ऐसी कई अनेकों योजनाओं के जो कार्यक्रम है वो लोगों तक पहुंचाना राजनीतिक दल का अहम उद्देश्य होता है। जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण का मतलब क्या है, एक मास गैदरिंग करना कि भाई लोग जो है वो किस तरीके से मतलब चाहते हैं कि कौन सी पार्टी जो है सत्ता में आनी चाहिए। अब इसके अंदर हम बात करें तो देखिए भैया सबसे पहला क्या है, चुनाव लड़ना, जो हमने ऊपर भी सारा पढ़ लिया। अब हमने जब सब पढ़ तो लिया है पर हम इस चीज को समझ भी लेते हैं कि आखिर ये चीजें हैं क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि चुनाव लड़ना, तो देखो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है और एक पार्टी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है। अब वो क्या करती है, कोई भी एक शक्तिमान अपनी तरफ से वहां पर भेज देती है कि भैया इस एरिया के अंदर ये शक्तिमान हमारा जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, यानी कि चुनाव लड़ना, ठीक है ना।
अब दूसरा क्या है, नीति बनाना। अब नीति बनाना क्या है भैया, कोई एक प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना कि भाई कैसे चुनाव लड़ना है, क्या करना है। तो हर राजनीतिक पार्टी जनहित को लक्ष्य में रखते हुए अपनी नीति बनाती है कि यहाँ पर जो है भाई नालियों की दिक्कत है, यहाँ पर जो है रोड की दिक्कत है, वुमेन सेफ्टी की दिक्कत है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अपनी कार्यक्रम और नीतियों को जनता के सामने प्रस्तुत करती है। इससे जनता को इस बात में मदद मिलती है कि वह किसी एक पार्टी को चुनाव कर सके, यानी कि पार्टी को पता चलता है भैया ये पार्टी जो है वो पर्टिकुलर हमारी समस्याओं की बात कर रही है, तो अब की बार इनकी सरकार, तो हम क्या कर लेते हैं, हम उस पार्टी को वोट दे देते हैं और उसको हम विजयी बना लेते हैं। तो यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कानून निर्माण, यानी कि कानून का बनना। तो कानून का बनाना जो है वो क्या है, देखिए हम जानते हैं कि विधायिका में समुचित बहस के बाद ही कोई कानून बनता है। अब विधायिका क्या है भाई साहब, आपको पहले ही बता देते हैं, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक होती है आपकी विधायिका, ठीक है, एक होती है विधायिका, दूसरी आपकी कौन सी होती है, दूसरी होती है कार्यपालिका, और तीसरी होती है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, तो ये सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा कौन सा है, वो है हमारा विधायिका। क्योंकि विधायिका क्या करती है कि विधायिका में समुचित बहस होगी, उसके बाद में कानून बनेगा, कानून का निर्माण करेगी। विधायिका के ज्यादातर सदस्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं, इसलिए किसी भी कानून के बनने की प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टी की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी कि ये इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है सरकार बनाना। अब क्या हुआ भैया, इन्होंने क्या करा, कानून बना लिया, अब सरकार बनाना। सरकार कैसे बनेगी, तो देखिए जरा यहाँ पर कि जब कोई राजनीतिक पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है तो वह सरकार बनाती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी पहले भाई जब इलेक्शन हुआ और सबसे ज्यादा सीटें जिस पार्टी को मिली वो सरकार बनाएगी। सत्ताधारी पार्टी के लोग ही कार्यपालिका गठन करते हैं। अब जिनके हाथ में सत्ता है, ठीक है भैया, वो बोलते हैं ना जिसके पास है पैसा, लोग बोलते हैं और कैसा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बताया गया जिसके हाथ में ज्यादा सीटें होगी, जो ज्यादा ताकतवर होगा वही जो है क्या करेगा, कार्यपालिका गठन करेगा। सरकार चलाने के लिए विभिन्न राजनेताओं को अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कि आप समझते होंगे कि भाई विदेश मंत्रालय किसी के हाथ में, शिक्षा मंत्रालय किसी के हाथ में, उद्योग मंत्रालय, हर जगह पर अलग अलग बांट दिया जाता है ना। फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, फॉरेन मिनिस्टर अलग है, इस तरीके से मंत्रालय बांट दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनता का निर्माण, जनमत का निर्माण। सॉरी जी, जनता का निर्माण तो अलग तरीके से होता है, जनमत का निर्माण। तो देखते हैं अगर राजनीतिक पार्टी एक महत्वपूर्ण काम होता है जनमत का निर्माण करना। राजनीतिक पार्टी का एक महत्वपूर्ण काम है जनमत का निर्माण करना। इसके लिए विधायिका और मीडिया में ज्वलंत मुद्दों को उठाती है। ज्वलंत का मतलब कुछ ऐसे मुद्दे जो कि भाई साहब सामने वाले को बिल्कुल ही हिला दे और उन्हें वो हवा दे देती है। और उसके बाद में क्या होता है, पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में फैलकर अपने मुद्दों से जनता को अवगत कराते हैं, उसके अंदर जनता को इकट्ठा करते हैं। जैसे भी बीच में क्या हुआ था भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने क्या करा, हर हर मोदी घर घर मोदी, एक ऐसी लहर आई तो क्या हुआ, मोदी जी चुनाव में जीत गए। उसके बाद में क्या हुआ, अब की बार आपकी सरकार आम आदमी पार्टी है ना, तो क्या हुआ, केजरीवाल जी फैल गए हर जगह पर। तो कहने का मतलब क्या, जनमत सरकार का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जो मीडिया तक पहुंचा दो कि मीडिया पूरे देश में आग लगा दे, और उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो क्या करते हैं, फिर वो सारे के सारे उसी चीज को लेकर घूमते फिरते रहते हैं और फाइनली जनमत का निर्माण कर दिया जाता है। उसके बाद में बताया गया पक्ष और विपक्ष की भूमिका, पक्ष और विपक्ष की भूमिका। अब जैसे फेवर के अंदर अगेंस्ट में अगर जो ये लोग, इनकी जो भूमिका होती है वो क्या होती है, जो पार्टी सरकार बनाती है वो पक्ष में होती है, और जो पार्टी सरकार नहीं बना पाती बेचारी, उसे हम विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। क्या निभानी पड़ती है, उसे विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। जैसे कि भैया मिठाई बट रही है, आपको मिल गई पर आपको नहीं मिली, तो अब आप क्या करोगे, आप चिल्लाओगे, रोओगे, मेरे को क्यों नहीं मिली, नहीं 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 मुझे तो नान खटाई खानी है। तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, बल्कि आप विपक्ष में बैठकर क्या करोगे, इसका विरोध करोगे। तो विपक्ष की भूमिका कौन निभाता है, जो पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाती है और दूसरी पार्टी जो विपक्ष, वो साइड में है, जो हार गई है बेचारी, वो रोएगी, उसके पास और कोई तो काम है नहीं, तो वो जो रोएगी ना, तो क्या होगा, तो वो जो है विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज की, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक मिनट जरा, अब हम बात करते हैं लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है। तो भैया विपक्ष यानी कि जो हार चुके हैं उनका क्या होगा। अब वो क्या करेंगे, देखो सरकार की नीतियों पर नजर रखना। तो भैया मैंने आपको क्या बताया, जब बर्फी आपको नहीं मिली तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, आपकी बर्फी को ही देखता रहेगा। तो जब एक पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिल गया है तो जिसको नहीं मिला है वो उस पर नजर रखेगा, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा, बिना मतलब की उसकी कंप्लेंट निकालेगा, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसको तो बर्फी मिल गई मुझे नहीं मिली, है ना, इसने तो इसकी बात भी नहीं मानी, इसने तो जनता की वाली बात भी नहीं मानी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या करेगी, वो इसके ऊपर जो है गलत नीतियों का विरोध लगाएगी, यानी कि उसको विरोध करेगी। सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाना। अब ये लोग क्या करेंगे भैया, देखो सिंपल सी बात है, जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो दूसरे वाले को भी एक्स्ट्रा नहीं खाने देंगे। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही गलत कदम उठाएंगे ये लोग बीच में आ जाएंगे, नहीं 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 आपने ये फैसला गलत लिया है। तो ये विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, क्या, राजनीतिक दल,
तो जो हमारी पूरे चैप्टर का अध्याय यानी कि पूरे चैप्टर की जो पूरी की नींव है वो इसी पर टिकी हुई है, राजनीतिक दल। लोकतंत्र में नागरिकों को कोई भी समूह राजनीतिक दल बन सकता है। भारत में चुनाव आयोग में 550 और 750 पंजीकृत दल है, यानी कि रजिस्टर्ड जो पार्टीज है वो कितनी है, 750। और किसी देश में 3 तरह की पार्टी हो सकती है, किसी भी देश में 3 तरह की पार्टी हो सकती है। अब ये कौन कौन सी पार्टीज हो सकती है, यानी कि यहाँ पर जो 3 दल की जो बात की जा रही है वो कौन कौन से है, तो चलिए बात कर लेते हैं उन तीनों की। सबसे पहले हम बात करते हैं एक दलीय शासन प्रणाली। एक दलीय का मतलब समझते हो, यानी कि वन पार्टी सिस्टम जो होता है। वन पार्टी सिस्टम में बताया गया एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, जैसे चीन और क्यूबा में। चीन के अंदर नहीं हाँ हम ही सरकार चलाएंगे, किसी और को मौका नहीं देंगे, तो ये हमारा एक दलीय होगा, यानी कि वन पार्टी सिस्टम होगा। अब 2 दलीय पार्टी सिस्टम कौन सा होता है, इसमें बताया गया सत्ता आमतौर पर 2 प्रमुख दलों के बीच में हस्तांतरित होती है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। इसमें क्या होता है, 2 पार्टियां होती हैं, ठीक है, 2 दलों के बीच में जो है पूरा का पूरा कार्य किया। अब हम बात करेंगे किसका, बहुदलीय शासन प्रणाली यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, देखो अनेक दल सत्ता पाने के लिए कोशिश करते हैं और सत्ता में आने के लिए ये दल या तो अपने दम पर या फिर दूसरों के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्त करते हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, यानी कि यहाँ पे बताइए कि गठबंधन का मतलब क्या होता है। गठबंधन का मतलब जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वो एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ में मिलकर जो है वो सरकार बनाती है, जिसको हम गठबंधन सरकार बोलते हैं। ठीक है भैया जी, जैसे मैंने कहा आप अकेले हो, अब आपने क्या करा, किसी ने आपके एक थप्पड़ मार दिया तो आप लोग तो रोने लगे, तो अब आप क्या करोगे, आप गठबंधन बनाओगे अपना, आप एक पूरा का पूरा ग्रुप लेकर जाओगे ना, तो यानी कि आप तो कमजोर हो, तो जब आप कमजोर हो तो क्या करोगे, आप दूसरा किसी और को अपने साथ में जोड़ोगे और अपने आप को ताकतवर दिखाओगे। तो ऐसे जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वो अन्य किसी पार्टी के साथ में मिलकर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल 2014 के अंदर जब आए थे तो उनको 27 सीटों पर ही सीट हासिल हुई थी, परंतु क्या हुआ, उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से 12 सीटें और ले ली थी, जिसकी वजह से उनकी जो है पूर्ण बहुमत हो गया था और उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। आगे हम बात करते हैं किसकी राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, कि भैया ये तो बता दीजिए आप कि राजनीतिक दल हम पढ़ तो रहे हैं, पर क्या ये सिर्फ हमारे को पास कराने में और सिर्फ हमारे को बोर्ड उसमें 10th के बोर्ड के नंबर देने में ही काफी है या फिर कुछ और भी काम है इसका। तो जी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं बता देता हूँ, राजनीतिक दल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, देख लो, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकता, यानी कि ये क्या है, एक बैसाखी है। अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो यानी कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक बैसाखी का काम करती है। अगर इस बैसाखी को हटा दिया जाएगा तो लोकतंत्र गिर जाएगा, यानी कि लोकतंत्र इसके बिना अधूरा है। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इसमें कोई बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों में चुनावी वायदे नहीं कर पाएगा। जब तक पार्टी नहीं होगी, जब तक जीतने की भी पार्टी नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध रहेगी, भाई कहीं ना कहीं दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी मन में एक धारणा बनी रहेगी कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक दल नहीं होगा तो कोई किसी चीज के बारे में नहीं जान पाएगा। आगे हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जैसे कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब आपकी क्लास में कोई दिक्कत है कि भाई कोई दिक्कत है कि क्लास के अंदर पीरियड नहीं लग रहे, तो अब यहाँ पर बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के लिए सबको डर लगता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाने का मतलब क्या है कि किसी भी मॉन्स्टर से पंगा लेना। तो अब इस मॉन्स्टर के पास में कौन जाएगा, अब इस मॉन्स्टर के पास में हमारी क्लास का एक बंदा होगा जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर। अब मॉनिटर हमारी बात लेकर जाएगा, तो मॉनिटर हमारे लिए कौन हुआ, हमारे लिए हुआ प्रतिनिधि, यानी कि जो जनता की बात को सरकार तक लेकर जाता है उसे हम प्रतिनिधि बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है और देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है, क्योंकि देश के अंदर राजतंत्र आया, देश के अंदर कुलीन तंत्र आया, अब उसके बाद में जब यहाँ पर फाइनली लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, यहाँ पर डेमो यानी कि लोग और क्रेसी का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन। तो यहाँ पर लोगों का शासन चलाने के लिए सरकार के लिए राजनीतिक दल जरूरी है। आगे हम बात करते हैं सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। भैया सरकार अपनी मनमानी चलाने लग जाए तो उनको रोक टोक करने के लिए कोई विपक्ष में भी तो होना चाहिए, और विपक्ष में होने का मतलब क्या है कि राजनीतिक पार्टियों का होना जरूरी है, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका होना जरूरी है। सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने के लिए भी राजनीतिक दल जरूरी हैं। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। जब बहुत बड़े बड़े जटिल वो मुद्दे हो जाते हैं तो उन मुद्दों को कौन लेकर आता है, पॉलिटिकल पार्टीज लेकर आती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो वो पार्टीज जो है वो भी उसमें सरकार जो है काम नहीं कर पाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, दलीय व्यवस्था की। तो यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है वो क्या है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला दलीय व्यवस्था में सिर्फ एक ही दल सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है चीन के अंदर।
द्विदलीय व्यवस्था जो हमने ऊपर पढ़ा भी कि इसमें आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच राजनीति होती है, यूएसए और यूके के अंदर। और बहुदलीय व्यवस्था जब कई पार्टियां सत्ता पाने के लिए होड़ लगाती है और दो से अधिक पार्टी सत्ता हासिल करने की संभावना में रहती है, जैसे कि हमारा भारत। तो देखो जहां पर होड़ लगी हुई है, भागम भाग हो रही है, तो वहां पर वो भारत ही होगा। ठीक है, तो भारत। आगे हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे भारत में बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था। अब भारत में बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था, तो भारत में बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि ऑफ एनडीए बोला जाता है। ठीक है, अब भारत एक राजनीतिक गठबंधन है, इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। एनडीए गठबंधन किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी के नाम से जाना जाता है और भारतीय जनसंघ बोला जाता था इसको पहले, भारतीय जनसंघ बोला जाता था। इसके गठन के समय इसके सदस्य 13 थे। कितने थे? 13 थे। और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संपर्क इसको बोला जाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसको यूपीए बोला जाता है। और भारत में एक राजनीतिक गठबंधन है और इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी करती है। और कांग्रेस का सबसे पहला चुनाव चिन्ह क्या था? दो बैलों का जोड़ा। अब हम बात आगे करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर हम कि इसमें बताया गया निर्वाचन आयोग क्या है। निर्वाचन आयोग से अगर हम बात करें तो देखो, देश के हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना होगा। इन्हें चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जैसे कि भाई केजरीवाल ने जो है एक वो करवाया, तो एनरोल करवाया इन्होंने, तो क्या हुआ उसके बाद में पता चला इसमें। तो हमने देखा यहाँ पर निर्वाचन आयोग क्या है कि देश के अंदर देखो चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या मिला कि भाई झाड़ू चुनाव चिन्ह मिली। ठीक है, तो ये चुनाव चिन्ह किसने दिया? निर्वाचन आयोग ने दिया है। अब आयोग पार्टी को अलग चुनाव चिन्ह देता है, जिसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। फिर उसके अंदर ये दल क्या होता है? मान्यता प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मान्यता प्राप्त हो जाता है। मान्यता प्राप्त का मतलब क्या है कि ये राजनीतिक दल जो है फिर सर्वमान्य है और इसको मान्यता मिल चुकी है। फिर उसके बाद में आती है राष्ट्रीय पार्टी। अब राष्ट्रीय पार्टी का मतलब क्या है? देखो, जब कोई पार्टी 4 राज्यों के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों को कम से कम 6% मत हासिल करती है, तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उस राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, इसको पहले राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी बोला जाता था, परंतु क्या हुआ, ये बहुत जगह पर चुनाव में जीत गई और उसके बाद में इसको राष्ट्रीय पार्टी का नाम दे दिया गया। अब भारत में 2020 तक भारत में राजनीतिक दलों को 3 समूह में बांटा गया है। वो 3 समूह कौन कौन से? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से, अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो देखो, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और गैर मान्यता दल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई निर्दलीय जो होते हैं वो लोग। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से, जबसे कि सबसे पहले दे रखा आपका भारतीय जनता पार्टी, इसका गठन 1980 के अंदर हुआ था। बहुजन समाज पार्टी, इसका गठन 1984 के अंदर हुआ था। तो ऐसी अनेकों बहुत सारी पार्टियां, जैसे कि सीपीआई पार्टी जो आपकी, इसका गठन 1964 में हुआ। सीपीआई का मतलब है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 1925 में हुआ। और जो आपकी आईएनसी है यानी कि 1885 यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। और उसके बाद में अनेकों पार्टियां ऐसी आती गई जिनके गठन होते गए। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि गठबंधन और मोर्चा क्या होता है। गठबंधन मोर्चे की अगर हम बात करें, गठबंधन मोर्चा देखो, किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब कई दल चुनाव लड़ने और जीतने के उद्देश्य से साथ में आते हैं, तो इस संगठन को गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। ठीक है, जब कई दल एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? गठबंधन, या फिर इसको हम बोलते हैं मोर्चा। अब गठबंधन की सरकार क्या होती है, तो मैं आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूं। गठबंधन की सरकार का मतलब होता है जब किसी एक पार्टी को चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर या साझा अपने आप में मिलकर क्या करते हैं? पार्टी बनाते हैं। ठीक है, और इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। और हमारे भारत के अंदर गठबंधन की सरकार जो है 1967 के अंदर और 1989 के अंदर 2 बार आई थी। 1967 के अंदर सबसे पहले शुरुआत हुई थी कहां पर? राज्य लेवल पर। और 1989 के अंदर कहां पे स्टार्ट हुई थी? वो राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका क्या रहती है। देखो, भारत में 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार रही है। गठबंधन की सरकारों के कारण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों की अनदेखी कर रख सकते हैं। अब क्या होगा भाई, क्षेत्रीय दलों की कोई भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि जब गठबंधन सरकार बनती चली जाएगी तो केंद्रीय सरकारों को भी सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा कि भाई जब गठबंधन सरकार बनती है तो क्या होता है, पर्टिकुलर किसी में विकास की बात नहीं की जाती है। अब कितने राजनीतिक दल, तो यहाँ पर देखो, कोई देश यह तय नहीं कर सकता कि कितने राजनीतिक दल होंगे। एक लंबे अंतराल में विकसित होता है, ऐसा भी नहीं पता। निर्भर करता है कि देश के सामाजिक प्रगति और अन्य सामाजिक धार्मिक विभाजन कैसे हैं। निर्भर करता है कि उस देश का राजनीतिक इतिहास और चुनावी प्रणाली कैसी है, और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल जो है नए नए तरीके से उभर कर सामने आ जाते हैं। अब क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, ये होते क्या है? स्टेट पार्टीज जो होती है आपकी, नेशनल पार्टीज जो होती है, वो क्या होती हैं? जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% यानी कि 6%
और उससे अधिक हासिल कर लेता है या कम से कम 2 सीटों पर जीत जाता है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय दल क्या है, तो राष्ट्रीय दल का मतलब है अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल कर लेता है, उसमें 3 इसमें 4, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाती है। जैसे कि हम बात करें बीजेपी जो है वो क्या है, एक राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस पार्टी क्या है वो एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि भाई राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दल में अंतर क्या है। तो ये यहाँ पर हमने दल बता रखे, देखो देश की सभी संघीय इकाइयों और अधिकांश इकाइयों में मौजूद रहती है राजनीतिक, ठीक है, राष्ट्रीय दल। क्षेत्रीय दल क्या होता है, ये दल किसी क्षेत्र विशेष में होते हैं, ठीक है, जैसे कि आम आदमी पार्टी पहले क्षेत्रीय दल था। लोकसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का और अथवा 4 राज्यों के विधानसभा में कुल वोटों का कम से कम 6%, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय दल के अंदर जरूरी है, और इसके अंदर बताया गया कुल मतों का 6%, इसमें भी उससे अधिक मत हासिल करना जरूरी है। इसमें बताया गया कम से कम 4 सीटें हासिल होनी चाहिए और इसमें बताया गया कम से कम 2 सीटें हासिल होनी चाहिए। उससे आगे हम बात करें कि भारत में आजादी के बाद तक के जो दल है वो कौन कौन से, देखो आजादी के बाद तक की अगर हम बात करें, आजादी के बाद के शुरुआती दिनों से लेकर 1977 तक भारत में केंद्र में केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी। कांग्रेस पार्टी एक सरकार बना के रखती थी अपनी। 77 से 80 के बीच में क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, एक गठबंधन सरकार थी। उसके बाद में 1988 से 89 तक कांग्रेस की सरकार दोबारा आई, फिर 2 साल के अंतराल के बाद में 1991 से 96 तक कांग्रेस दोबारा रही और अगले 8 वर्षों तक गठबंधन की सरकारों का दौर चलता रहा। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी की ऐसी सरकार रही जिसमें अन्य पार्टियों का गठबंधन था और उसके बाद में 2014 से 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और वो पार्टी कौन सी थी, बीजेपी, जिसने पूर्ण बहुमत के साथ में देश के अंदर अपनी सरकार बना डाली। अब भारत में दल की बात करते हैं तो देखो 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे, सिर्फ 7 दलों को जो है नेशनल परमिशन थी और नवीनतम जानकारी के अनुसार 2019 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। उसके बाद में इनकी संख्या बढ़ती चली गई। अब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत पुरानी पार्टी जिसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। उसके बाद भारत की आजादी में इस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उस समय तक एक कांग्रेस पार्टी थी जिसका पूरे भारत के अंदर वर्चस्व था और भारत की आजादी के बाद के कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति प्रमुख भूमिका निभाई है और आजादी के बाद के 70 वर्षों में 50 से अधिक वर्षों तक इसी पार्टी की सरकार बनी रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको 1950 के अंदर जब इसका गठन हुआ था 51 के अंदर, तो उस समय इसको भारतीय जनसंघ पार्टी का नाम दिया गया था और इसकी स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, एसपीएम, ठीक है। और उसके अंदर इस पार्टी का नाम बदल कर रख दिया गया भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी के नाम से अब जानते हैं। यह पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता में आई थी और 2004 तक शासन किया। उसके बाद ये पार्टी 2014 में शासन में आई है और उसके अंदर 2023 तक भी यही पार्टी काम कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जो कि एससी कैटेगरी के लिए बहुत ज्यादा और ओबीसी कैटेगरी के लिए बहुत ज्यादा मान्यता है। इस पार्टी के नेतृत्व की अगर हम बात करें, काशीराम ने इसका नेतृत्व किया था 1984 के अंदर। यह पार्टी बहुजन समाज के लिए बहुत सत्ता चाहती है और बहुजन समाज में दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, इन समुदायों के लोग इसके अंदर आते हैं। इस पार्टी की प्रकट जो है उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी है, उत्तर प्रदेश में 2 बार की सरकार भी बन चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कहते हैं, सीपीआईएम, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद। इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। इस पार्टी की मुख्य विचारधारा क्या है, कार्ल मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पार्टी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। समाजवाद का मतलब क्या होता है, जो संपूर्ण समाज के भले की बात करें। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है यानी कि सेक्युलरिज्म, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म को मान्यता न देकर सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना। इस पार्टी को पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में अच्छा समर्थन प्राप्त है, खासकर से गरीबों के लिए और मजदूरों और किसान कृषक श्रमिकों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी पार्टी साबित हुई है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इस पार्टी को लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई है और पश्चिम बंगाल की सत्ता इसके हाथ से निकल गई है। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो एक और पार्टी देखिए। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1925 में हुई थी। इसकी नीतियां जो है सीपीआईएम से मिलती जुलती, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद, इससे ही मिलती जुलती पार्टी है। 64 में इस पार्टी के विभाजन के बाद में कमजोर हो गई और इस पार्टी को केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ठीक ठाक समर्थन प्राप्त होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो ऐसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या बताएगी कि कांग्रेस की फूट के बाद में परिणाम स्वरूप 1999 में इस पार्टी का जन्म हुआ। यह पार्टी लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे की वकालत करती है।
उसके बाद अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में काफी शक्तिशाली है और इसको मेघालय, मणिपुर और असम के अंदर भी समर्थन प्राप्त है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखते हैं कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौती कौन कौन सी है, तो वंशवाद की चुनौती का मतलब क्या, पप्पा जी के बाद में बेटा जी शासन करेंगे, तो ये क्या है, वंशवाद की चुनौती है कि भाई देश के अंदर क्या होता है, वंश परंपरा चली आ रही थी, पारदर्शिता का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव का मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, वहां पर आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं है। अब विकल्पहीनता, विकल्पहीनता का मतलब कि कोई विकल्प नहीं होता, किसी के हाथ में कोई ऑप्शन नहीं होता, और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ ज्यादा है इसके अंदर, आपराधिक तत्व इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, तो हाल ही में कुछ कदम उठाए गए, दल बदल विरोधी कानून आया। दल बदल विरोधी कानून का मतलब क्या था कि जब कोई एक नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर चला जाता है तो उसको दल बदल कहते हैं। इसके विरोध में वो कानून आगे कि ऐसा नहीं होगा, शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की जानकारी देना अनिवार्य होगा, और सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना जरूरी है, यानी कि इनकम टैक्स भी भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे, अध्याय के बिल्कुल अंत तक पहुंच गए हैं हम लोग, और उसके बाद में ये बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो जाएगा कि भविष्य के लिए सुझाव क्या है, सदस्यों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करनी होगी, और चुनाव का खर्च सरकार उठाएगी, और लोगों की भागीदारी को इसमें बढ़ाया जाएगा। वन एंड ओनली इसका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका दल बदल है। दल बदल का मतलब क्या होता है कि किसी भी दल विशेष से विधायिका के लिए निर्वाचित होने के बाद में प्रतिनिधि इस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चला जाए, उसे दल बदल कहते हैं। हमारी भाषा में उसे दोगला बोलते हैं। जैसे कि कोई दोस्त है, वो एक दोस्त के बाद में दूसरे दोस्त के पास चला गया तो उसे दोगला बोलते हैं। ऐसे ही कोई राजनीतिक पार्टी से कोई एक विधायक खड़ा हुआ और वो उसने चुनाव चिन लिया और जीत गया और उसके अंदर छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, उसको हम दल बदल के नाम से जानते हैं। अब शपथ पत्र क्या होता है, इसका मतलब है किसी अधिकारी को सौंपा गया एक ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचना देता है, उसे शपथ पत्र बोलते हैं। उसके बाद में आता है राजनीतिक पक्षपात क्या है। पक्षपात का मतलब क्या है कि भाई जैसे कि हम भेदभाव करते हैं ना, तो वो भेदभाव की बात की जाती है, तो वही यहाँ पर पक्षपात है कि पार्टी समाज के किसी भी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस हिस्से या वर्ग की तरफ झुका हुआ होता है। तो राजनीतिक पक्षपात बहुत होता है। जैसे यादव की सरकार आई तो सब कुछ यादव का चलेगा, ठीक है, अगर जो है बीजेपी की सरकार पाई तो सब कुछ ब्राह्मणों का चलेगा। तो ऐसे ही ये राजनीतिक पक्षपात इसके अंदर देखने को मिलते हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। शिक्षा अखाड़ा एक अज्ञानता के विरुद्ध की तरफ से मैं विष्णु दिवाकर आवाज मिला देता हूं। अगले की वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।